कुलियों को पुकारने लगा कि इतने में दो वर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा, आप से आ रहे हैं ना? चलिए मोटर तैयार है। मेरी बाँछें खिल गईं। अब तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य न हुआ था। शान के साथ जा बैठा। मन में बहुत लज्जित था कि ऐसे फटे हाल क्यों आया। अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाठ बाट से आता। खैर, मोटर चली। दोनों तरफ मौलसरी के सघन वृक्ष थे। सड़क पर लाल वजरी बिछी हुई थी। सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम्य जलधार के सदृश बल खाती चली गई थी। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया। सागर के उस पार पहाड़ी पर एक विशाल भवन बना हुआ था। भवन अभिमान से सिर उठाए हुए था। सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ। सारा दृश्य काव्य, श्रृंगार और अमोद से भरा हुआ था। हम सदर दरवाजे पर पहुंचे। कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। इनमें एक शौकीन मुंशी जी थे जो बाल संवारे आंखों में सुरमा लगाए हुए थे। मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले, सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें, संध्या समय मुलाकात कीजिएगा। मुझे अब तक इसकी कुछ खबर न थी कि यह सरकार कौन है, न मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ, क्योंकि अपने स्वामी के नाम तक से अनबिच्छ होने का परिचय नहीं देना चाहता था। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा सज्जन मनुष्य था। मुझे इतने आदर सत्कार की कदापि आशा न थी। अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैंने एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विह्वल हो गया। पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे। सामने छज्जा था, नीचे झील थी। सांप के केंचुल के सदृश प्रकाश से पूर्ण, और मैं, जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था, इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था। तीसरे पहर शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है। मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे। तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला। इस समय मेरे मन में यह शंका उठ रही थी कि मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट न हो जाए और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किया हो उसमें कोई अंतर न पड़ जाए। तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था। हम कई बरामदों से होते अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया। मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित रह गया। मेरे सामने सौंदर्य की एक ज्वाला दीप्तिमान थी। फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर है। फूल में ठंडक और सुगंधि है, दीपक में प्रकाश और उद्दीपन। फूल पर भ्रमर उड़ उड़ कर उसका रस लेता है, दीपक में पतंग झलकर राख हो जाता है। मेरे सामने कारचोबी मनसद पर जो सुंदरी विराजमान थी, वह सौंदर्य की एक प्रकाशमय ज्वाला थी। फूल की पंखुड़ियां हो सकती हैं, ज्वाला को विभक्त करना असंभव है। उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है। वह नक्श की एक ज्वाला थी। वही दीपक, वही चमक, वही लालिमा, वही प्रभा। कोई चित्रकार सौंदर्य प्रतिमा का इससे इच्छा चित्र नहीं खींच सकता था। रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा, आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने संभल कर उत्तर दिया, जी नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। रमणी, ये स्थान पसंद आया? मैंने साहसपूर्ण उत्साह के साथ जवाब दिया, ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर न होगा। हाँ, गाइड बुक देखने से विदित हुआ कि यहाँ का जलवायु जैसा सुखद प्रकट होता है, यथार्थ में वैसा नहीं। विषैले पशुओं की भी शिकायत है। ये सुनते ही रमणी का मुख सूर्य कांतिहीन हो गया। मैंने तो चर्चा इसलिए कर दी थी जिससे प्रकट हो जाए कि यहाँ आने में मुझे भी कुछ त्याग करना पड़ा है। पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ। पर क्षण भर में सूर्यमंडल से बाहर निकल आया। बोली, यह स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है। गुण का निरादर करने वाले सभी जगह होते हैं, और यदि जलवायु कुछ हानिकर हो भी तो आप जैसे बलवान मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है। रहे विषैले जीव जंतु, वह अपने नेत्रों के सामने विचर रहे हैं। अगर मोर, हिरण और हंस विषैले जीव हैं, जो निस्संदेह यहाँ विषैले जीव बहुत हैं। मुझे संशय हुआ कहीं मेरे कथन से उसका चित्त खिन्न न हो गया हो। गर्व से बोला, इन गाइड बुकों पर विश्वास करना सर्वथा भूल है। इस वाक्य से सुंदरी का हृदय खिल गया। बोली, आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और यह मनुष्य का एक उच्च गुण है। मैं आपका चित्र देखते ही इतना समझ गई थी।
आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पद के लिए मेरे पास 1 लाख से अधिक प्रार्थना पत्र आए थे। कितने एमए थे, कोई डीएससी था, कोई जर्मनी से पीएचडी उपाधि किए हुए था, मानो यहां मुझे किसी दार्शनिक विषय की जांच करवानी थी। मुझे अब की ही यह अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है। कई महाशयों ने स्वरचित ग्रंथों की नामावली लिखी थी, मानो देश में लेखकों और पंडितों ही की आवश्यकता है। उन्हें कालगति का लेश मात्र भी परिचय नहीं है। प्राचीन धर्म कथाएं अब केवल अंध भक्तों के रसास्वादन के लिए ही हैं, उनसे और कोई लाभ नहीं है। ये भौतिक उन्नति का समय है। आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं। कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे थे। कैसी कैसी विचित्र मूर्तियां थीं, जिन्हें देखकर घंटों हंसिए। मैंने उन सभी को एक एल्बम में लगा लिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूँ। मैं उस विद्या को रोग समझती हूँ जो मनुष्य को बनमानुष बना दे। आपका चित्र देखते ही आंखें मुक्त हो गईं। तत्क्षण आपको बुलाने को तार दे दिया। मालूम नहीं क्यों, अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने बाह्य गुणों की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं।